हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा, सबसे पहले आप ये समझो कि जो फ्लक्स वर्ड है ये आपका एक लैटिन वर्ड है और इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है टू फ्लो। इसकी जो मीनिंग है वो क्या है? टू फ्लो। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको हम लोग ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे ई वेक्टर इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ए वेक्टर मीन्स एरिया वेक्टर। ये जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर एक न्यू टर्म आया आपके कोर्स में, एरिया वेक्टर। बच्चों, जो एरिया हम फाइंड करते हैं उस एरिया को हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स कि सपोज करिए ये कोई प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन पर एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, और अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर्टिकुलर स्क्वायर का एरिया बताइए, तो आप क्या करोगे? एरिया निकालने के लिए आप लिखोगे ए इंटू ए। बच्चों, ये जो ए इंटू ए लिखे हो, ये आप एक्चुअली में लिखिए क्या हो कि ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। और अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या हम इसकी वैल्यू ए, और हम जब क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा। क्या लगाते हैं? साइन थीटा। अब एक बात समझ लो कि यहाँ पर अगर ये प्लेन ऐसे है, सपोज कर लो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस बोर्ड के, या तो अंदर जा रहा होगा या तो बाहर आ रहा होगा। इट मीन्स कि जो साइन थीटा है वो आपका क्या होगा? साइन 90। साइन 90 की जो वैल्यू है वो 1 है। सो आप इसको क्या लिखते हो? ए स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर के कैप और माइनस के कैप। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि के कैप भी लिया और माइनस के कैप भी लिया। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस से हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्लियर हो रहा है? अब वो परपेंडिकुलर किधर है? बाहर भी हो सकती है और अंदर भी जा सकती है। बट 2D में, अगर 2D शेप है, 2D फिगर है, तो उस 2D फिगर में आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों डायरेक्शन हो सकती है परपेंडिकुलर कंडीशन में। एक समझने के कॉन्सेप्ट से समझो। इट मीन्स कि अगर प्लेन ऐसे है तो इस पर्टिकुलर प्लेन का जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर, वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। कब? अगर ये 2D फिगर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बट अगर 3D हुआ तो देखो बच्चों, अगर 3D होगा तो सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड एरिया वेक्टर ही अलाउड है लेना। क्या अलाउड है? आउटवर्ड एरिया वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहां देख लो, सपोज करो कि कोई क्यूबॉइड है, या क्यूब है, इसके इस सरफेस पे अगर हम आपसे बोलें कि एरिया वेक्टर क्या होगा, तो एक तो एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक एरिया वेक्टर इसके अंदर जा रहा है। बट हम हमेशा 3D शेप में आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेते हैं, मतलब ये वाला। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर इस सरफेस पे बोले हम आपसे, तो इस सरफेस पे या तो एक एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा होगा या एरिया वेक्टर नीचे, तो हम कौन सा लेंगे? आउटवर्ड एरिया वेक्टर।
क्लियर है? मतलब कि 2D में हम जो एरिया वेक्टर लेते हैं वो दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं। अगर आई कैप में है तो आई कैप माइनस आई कैप, के कैप में है तो के कैप माइनस के कैप, जे कैप में है तो जे कैप माइनस जे कैप। बट अगर 3D में लेंगे तो 3D में हमेशा आउटवर्ड में लेंगे। जो भी पर्टिकुलर सरफेस होगा, 3D सरफेस होगा, उस 3D सरफेस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में ही हम एरिया वेक्टर को लेंगे। आउटवर्ड परपेंडिकुलर ही हमारा वैलिड होगा। क्लियर है? अब बच्चों इस पर्टिकुलर केस में हमने ये एरिया तो समझ लिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, और इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ए तो एरिया वेक्टर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉस थीटा कहां से आया, इसको समझते हैं। अभी आपको क्या पता चला, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब बच्चों पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing perpendicular to the surface। किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर जितनी पास होती है उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो कि मान लो ये हमारे पास एक कोई प्लेन सरफेस है और ये इसका एरिया वेक्टर है, और यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो आपसे यहां पे पूछे कि फ्लक्स क्या होगा इसका, तो अब यहां पे आप क्या बताओगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस से ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर कितनी पास हो रही है, 1 2, तो फ्लक्स इसका कितना होगा, 2 होगा। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और देख लो कि ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों बोल रहा है। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही और इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से यहां पर फ्लक्स नहीं क्रिएट होगा। फ्लक्स किससे क्रिएट होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन सरफेस से। इट मींस कि अगर मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो, इधर कौन सी डायरेक्शन, ई कॉस थीटा, इधर क्या होगा, ई साइन थीटा। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा। क्लियर है? अब बच्चों यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है। वो नया कॉन्सेप्ट ये है कि 3D सरफेस पर कैसे होगा। ये तो 2D था। 3D पर बच्चों जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो हमारा एरिया वेक्टर होता है, उसमें एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड होता है सरफेस से। फॉर एग्जाम्पल क्यूब का तो बता दिया हूं, सपोज कर लो एक स्फीयर है, इस स्फीयर पर एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा, और मान लो यहां पे कोई चार्ज क्यू है, तो इस चार्ज क्यू की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, एरिया वेक्टर कुछ इसके ही अलाउंग होगा, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ये प्लस क्यू है तो आउटवर्ड ही होगी। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, सो ई ए। क्लियर है?
अब इस पे बच्चों एक कॉन्सेप्ट समझो कि ये आपका लिखा हुआ है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस जीरो, इसको रफ कर देते। आपको दिया हुआ है कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस जीरो या कॉस थीटा। इससे ये समझ में आया कि जो फाई है इट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा फ्लक्स बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये कोई एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का प्लेन सरफेस है और ये एरिया वेक्टर है। अब इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पास हो रही है, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, 1 2 3 4, ये एरिया वेक्टर है। तो फ्लक्स इसका कितना हो गया, 4 हो गया। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भाई ऊपर से भी तो जा रही होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। जब ये क्लोज होगी एक दूसरे के पास होगी तो सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आप देखोगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी एज कंपेयर टू दिस फिगर। ये ए फिगर है, ये बी है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ थी और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फिर सेकेंड कंडीशन हमारी ये है कि ये जो फाई है इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन थीटा। ये थीटा की वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है। जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस कंडीशन पे फाई भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब कॉस 0 हो या फिर कॉस 180 हो। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम फ्लक्स आपको कब मिलेगा, जब ई ए हो। क्लियर। अब बच्चों इसके बाद हमारा आता है गॉस लॉ। अब ये गॉस लॉ क्या है या गॉस लॉ क्या कहता है समझ लेते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस लॉ। बच्चों गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ होता है फाई इज इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या मतलब हुआ, गॉस लॉ हमसे कहता है कि मान लो यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है और एक स्फीयर, इस स्फीयर पर इस क्यू चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लग रहा होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसकी ऑल डायरेक्शन में होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। अब ये कैसे, देखो अगर मान लो इस पॉइंट पर हम देखें तो इस पॉइंट पर हम एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लें डी ए, छोटा सा एरिया क्या होगा, डी ए होगा। इस डी ए पर, ये डी ए है आपका, इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी। तो अगर हम ये फाई 1 माने तो फाई 1 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर हम इस पॉइंट पे चेक करें, ये यहां पे फाई 2 चेक करें तो यहां पे फाई 2 की वैल्यू क्या होगी, ई डॉट डी ए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी क्योंकि ये नेट चार्ज है क्यू। अब देखो, अब अगर ऐसे आप ओवरऑल करते रहोगे फाई एन करके तो यहां पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा,
इन सारे फाइज का सम, मतलब छोटे छोटे एरिया पर जो आप फ्लक्स निकाल रहे हो उसका सम कर लो। तो टोटल इस पर करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। आप क्या लिख सकते हो, ई डॉट डी। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं। अब अंदर क्या बचा, डी ए। अब ये जो फिगर है हमारा, ये फिगर कैसा फिगर है, क्लोज फिगर है। अब अगर ये क्लोज फिगर है तो हम इस इंटीग्रेशन पे यहां पर फाई बना देते हैं। क्लियर, ये क्लोज फिगर को रिप्रेजेंट करता है कि क्लोज फिगर का आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो उसके सरफेस का। तो अगर इस सरफेस का छोटे छोटे डीए 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 को आप ऐड करते हो तो क्या आएगा, टोटल एरिया आ जाएगा इस स्क्वायर का। तो एरिया क्या हो गया इसका, ई ए, यही तो होगा फाइनेट। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है फाइनेट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, के क्यू नेट अपॉन आर स्क्वायर। और एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया होगा आपका इस स्क्वायर का एरिया, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम के की वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्यू नेट की वैल्यू क्या आएगी आपकी, क्यू नेट की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू कैसा है, नेट चार्ज है। तो आ गया ये हमारा क्यू नेट इज इक्वल टू, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूविंग नहीं है गॉस लॉ की। देखो ये जो पूरा ओवरऑल स्टेप है, यहाँ पे आप डी फाई कर लो, डी फाई भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे छोटा सा फ्लक्स होगा ना छोटे से एरिया के लिए, ठीक है। तो गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर 3D सरफेस पर अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हो तो वहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको भी समझ लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है कि ये जो गॉस लॉ है, इस गॉस लॉ को किसी भी पर्टिकुलर 3D सरफेस पर ये डिपेंड नहीं करता कि वो जो 3D शेप बॉडी है उसका साइज क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज से एक स्फीयर है रेडियस आर पे, क्लियर। अब हमने आपसे बोला कि यहाँ पे फ्लक्स क्या निकल रहा है, तो आप सीधा बताओगे कि फाई वन इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसी क्यू चार्ज से हमने एक स्फीयर और बना दिया, अब यहाँ की वैल्यू R2 है। अब हमने पूछा इसमें फ्लक्स क्या होगा, ये बताओ इस पे भी तो फ्लक्स क्या होगा, फाई टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ना ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म है, ना ही आपका कोई रेडियस वगैरह है। आर और R1 R2 की वैल्यू चेक हुई कहीं पे है, नहीं है। इट मीन्स फ्लक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर 3D शेप से। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बच्चों इसमें एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है, मान लो आपको कोई 3D बॉडी दी हुई है, ठीक है। सपोज कर लो ये एक 3D बॉडी है, स्फीयर है, ठीक है। और यहाँ पे बाहर कोई चार्ज क्यू है, आपसे बोला कि इस चार्ज क्यू की वजह से इस 3D स्फीयर पर क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बच्चों जब भी कोई चार्ज आउटसाइड द 3D बॉडी होगा तो उस आउटसाइड चार्ज की वजह से इस 3D बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब ऐसा क्यों हुआ सर, देखो समझ लो, मान लो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, तो इसका एक एरिया यहाँ होगा, एक यहाँ सरफेस पे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड लेते हैं, एरिया वेक्टर आउटवर्ड लेंगे, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे गई,
सेम मेथड से अगर इस सरफेस पे देखोगे तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड लोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी कैसी होगी बेटा, आउटवर्ड होगी। अब यहां पर जो फाई की वैल्यू आएगी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, इट मीन्स नेगेटिव आएगी। जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां पे दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है 0, इट मीन्स यहां पर जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर नेट फ्लक्स चेक करोगे तो नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। इसी तरह कहीं पे भी देख लो, फ्लक्स आपका ऐसे भी हो सकता है, हर डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। तो नेट अगर चेक करोगे तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, 0। क्लियर है? इट मीन्स कि आउटसाइड अगर किसी 3D सरफेस के कोई चार्ज क्यू है तो उसके थ्रू किसी भी 3D सरफेस पर कोई भी नेट फ्लक्स नहीं होगा। नेट फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। एक और कॉन्सेप्ट है इसका, कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो आपकी किसी पर्टिकुलर 3D शेप में अब की बार 2 चार्ज है Q1 Q2 और एक चार्ज मान लो आपका ये बाहर Q3। अब आपसे पूछा कि इस पॉइंट में बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो सीधा आप ये बता सकते हो कि फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज ना, सो Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात सुनो, ये जो Q1 प्लस Q2 रखा ये विद साइन लेना, 3D बॉडी के अंदर जो भी चार्ज होगा उसको आप सम करोगे, नेट चार्ज निकालोगे और इसको विद साइन लेना प्लस। अब ये जो फाइनेट है, फाइनेट की वैल्यू क्या होगी, फाइनेट की वैल्यू होगी ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दो चार्ज की वजह से तो यहाँ पे ये फ्लक्स देख रहे हो, इसकी वजह से फ्लक्स 0 होगा। इस अभी बताया था ना, आउटसाइड वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। अब अगर आउटसाइड वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स 0 हो रहा है तो सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें एरिया वेक्टर में, तो एरिया वेक्टर तो इसके अकॉर्डिंग निकाल लिया आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करें, ये जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब कैसे, इट मींस कि ये इनसाइड और आउटसाइड दोनों चार्ज की वजह से, जो इनसाइड में है और जो आउटसाइड में है, दोनों चार्ज की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां पे रखते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये नोट करिएगा ये पॉइंट। अब बच्चों गॉस लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि गॉस लॉ का यूज कब करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए कि सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके थ्रू आप ये समझोगे कि गॉस थ्योरम को कैसे लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, एनी गॉसियन सरफेस कैन बी चूजन बट इट शुड नॉट पास थ्रू अ डिस्क्रीट चार्ज। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो भी गॉसियन सबसे पहली बात तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये एक इमेजिनरी 3D सरफेस है। इसको आप इमेजिनरी ड्रॉ करोगे जिससे कि वो जो चार्ज क्यू होगा वो उस गॉसियन सरफेस के अंदर आना चाहिए, वो गॉसियन सरफेस के थ्रू कट नहीं होना चाहिए। मान लो अगर कोई चार्ज क्यू है, इस क्यू चार्ज को कट करता हुआ कोई गॉसियन सरफेस नहीं बन सकता। ये क्यू चार्ज कैसे आना चाहिए, ये क्यू चार्ज उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड होना चाहिए। क्लियर, वहां पे आप लगा सकते हो क्या, गॉस थ्योरम। सेकेंड पॉइंट, गॉस थ्योरम इज मोस्टली यूज्ड फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या इसका रिजल्ट बच्चों वहां पे ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा जहां पर एक सिमेट्रिक कंडीशन में 3D शेप होगा। मतलब चार्ज जहां पे प्लेस है वहां से हम ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे जिससे कि वो जो सरफेस होगा
और वो जो चार्ज क्यू होगा वो उसकी सिमेट्री पे आएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी एक क्वेश्चन है कि मान लो हमारे पास कोई एक क्यूब है, अब इस क्यूब के इस पॉइंट पर कोई चार्ज क्यू है। अब इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी एक फेस पे। अब कैसे निकालोगे? ये तो इसके इनसाइड नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? गॉसियन सरफेस बनाओगे। अब कैसे बनाओगे? इसके लिए आपको 8 क्यूब्स बनाने पड़ेंगे, इमेजिनरी 8 क्यूब्स बनाने पड़ेंगे, जिससे ये चार्ज क्यू कैसा होगा? बीच में आ जाएगा, उसकी सिमेट्री पे आएगा। भाई यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, एक ये बन गया, एक इसके ऊपर बना लोगे, ऐसे करके आप 4 आगे और 4 पीछे, तो ये चार्ज क्यू बीच में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड द क्लोज सरफेस। मतलब ये अभी हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम वैल्यू रख रहे हैं वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब वो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस से हो, अगर कोई चार्ज आउटसाइड में भी है तो उसकी वैल्यू से उससे भी रिजल्टेंट जो निकलेगा ओवरऑल, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए। क्लियर है? ऐसे वॉल्यूम का भी होगा, रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब क्या है, एक बार और समझ लो कि गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अभी तक गॉस थ्योरम को जो हम लोग वैल्यू रख रहे थे कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? पॉइंट चार्ज के लिए। बट अगर मान लो कोई हैवी बॉडी, मतलब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी है, लीनियर चार्ज वाली, कोई रॉड है पूरा चार्ज से भरा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में गॉस थ्योरम अप्लाई होगा, बट वहां पे क्या लगेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इससे तो समझ में भी आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मान लो बच्चों हमारा है कि कोई चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? एट पॉइंट पी। कैसे फाइंड करेंगे? आप पहले क्या करो, इस पी पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस बताओ जिससे ये क्यू चार्ज उसकी सिमेट्री में आ जाए। इट मीन्स कि अगर हम स्फीयर बना लें तो क्या होगा? ये क्यू चार्ज सेंटर पे आ गया। अब क्या होगा? अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी? इधर लगेगी। और इस पर फ्लक्स कैसे लगेगा? वो एरिया वेक्टर आउटवर्ड। अब क्या होगा बच्चों कि हमको ये पता है कि गॉस थ्योरम का यूज करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फाइनेट, इधर लिखता है, फाइनेट इज इक्वल टू व्हाट? क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाइनेट की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन छोटे छोटे सरफेस पे करोगे तो ई डॉट डी ए, ये लिख सकते हो आप। अब ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही होगी। एरिया स्क्वायर का क्या होगा बेटा? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट। क्यू नेट कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इसको ओपन कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो कि एंगल कितना है? 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब आप यहां से चेक कर लो कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब ये आप चेक करो कि 1 अपॉन, अब इसको आप ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट लिख लो, इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर। अलग अलग कर लो बच्चों, इसको हम K बोलते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q अपॉन आर स्क्वायर। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था
कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू आर डिस्टेंस पे निकालनी है तो उसकी वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए गॉस थ्योरम से आ गया ये, क्लियर है। और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अ सेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट रॉड ऑफ चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हमारे पास एक रॉड है जिसमें इनफाइनाइट चार्ज है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है जो कि कांस्टेंट है फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आर डिस्टेंस पे। देखो कैसे करेंगे। मान लो ये रॉड हमने ले लिया, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इस रॉड की लेंथ सपोज कर लो एल है, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आर डिस्टेंस, इस चार्ज से आर डिस्टेंस के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो अगर हम इसको सिलेंड्रिकली रख लें तो ये चार्ज, ये जो हमारा रॉड है ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर हम इसको सिलेंड्रिकल बना ले रहे हैं, देख लेते हैं सही से बना लें। तो बच्चों ये देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो इस पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो इधर ही होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कैसी होगी, इस साइड होगी और आर भी ये है। अब यहां पर आप चेक करो कि एरिया वेक्टर कौन कौन सा है। एक तो इस सरफेस से होगा एरिया वेक्टर, एक इस सरफेस से होगा एरिया वेक्टर, और एक आपका कर्व सरफेस से होगा। कर्व सरफेस से जो एरिया वेक्टर होगा वो लेटरली आउटवर्ड होगा, रेडियली। अब बच्चों यहां पे अगर हम फाइनाइट निकालें तो फाइनाइट इज इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाइनाइट की वैल्यू क्या रखोगे, फाइनाइट की वैल्यू आप रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर या डीए ले लो आप, इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो आप तीन अलग अलग केस आपको यहां पे दिखेंगे इस पूरे क्लोज फिगर का आप निकालो। फर्स्ट मान लो आप फाई वन निकाल लो, तो फाई वन आपका इस सरफेस का है तो आप इसकी वैल्यू क्या रखोगे, ई ए कॉस 90, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है 90 डिग्री। फिर फाई टू आप निकालोगे बच्चों तो ये भी क्या होगा, ई ए कॉस 90, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री है। फाई थ्री आप मान लो कर्व सरफेस से एरिया के लिए निकाल रहे हो तो वहां पे क्या होगा, ई ए, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सो कॉस 0। अब बच्चों अगर आप इसका नेट फ्लक्स निकालते हो तो जो आपका नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ये और ये तो 0 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0, सिर्फ ये बचेगा आपका ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको यहां पे लिख लो, यहां से हटाओ, यहां पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, ई ए। अब इसकी वैल्यू आप यहां पे रखो, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए। अब ये एरिया क्या होगा बच्चों, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2 पाई आर एल। तो आप यहां पे लिख लो क्यू नेट अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप एक चीज चेक करो, यहां पे आपको चार्ज क्यों नहीं दिया, चार्ज डेंसिटी दिया है। तो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल। सो व्हाट, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। तो आप इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, क्यू नेट की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा एल अपॉन, यहां पे लिख देते हैं लैम्डा एल अपॉन 2 पाई
आर एल एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एल से एल कैंसिल हो गया, क्या आएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। तो ये था हमारा गॉस लॉ, और उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए। आप लोग अपनी बुक के क्वेश्चंस ट्राई करिए और देखिए आपको आ रहा है कि नहीं।